हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके, सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आप सभी का जो डे टू डे लाइफ में जो एलोपैथिक मेडिसिन आप यूज करते हो जिसका नाम है पैरासीटामोल। सो पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है। ओके, पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, जिसको आप एसिटामिनोफेन कहते हो। नाउ सबसे पहले आज हम जानेंगे, ये एक ओपीडी ड्रग है, आउट पेशेंट डिस्पेंसरी दिया जाता है और ये धड़ल्ले से मतलब बिक्री होता है। थोड़ा भी क्या पेन हुआ, थोड़ा भी क्या सिर दर्द हुआ या थोड़ा बुखार हुआ, लोग खा लेते हैं। और कहीं से भी मतलब ड्रग स्टोर में जा करके ये मेडिसिन को ले आते हैं एंड कंज्यूम करते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, ओके, सो इसका इनसाइड स्टोरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका इनसाइड स्टोरी मैं क्यों कहता हूँ पता होना चाहिए। देखो, भारत में बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं और बहुत सारे भी डॉक्टर हैं और बहुत सारे भी नर्सिंग ऑफिसर हैं। मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जो डॉक्टर होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, उन्हें हम फार्मासिस्ट या डॉक्टर या नर्सिंग ऑफिसर पहले तो मानते नहीं। उसका रीजन है, मैं बताऊंगा उसका रीजन क्यों हम नहीं मानते हैं कि आफ्टर क्वालिफाइंग द फार्मासिस्ट एग्जाम और एमबीबीएस एग्जाम, जो भी आप पास आउट करते हो, या नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, क्यों हम मानते नहीं हैं। इसका बहुत सारे कारण है। तो आज एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से ये हम देखने वाले हैं। देखो, एक तो प्रोफेशनल बंदा जो होता है उनको हम ऐसा बोल रहे हैं, तो आप सोचो, आप जिस जगह में से कोई भी फार्मेसी शॉप से जा करके पैरासीटामोल ले आते हो, क्या वो आपके पेशेंट हिस्ट्री लेता है आपसे? सोचने वाली बात है। क्या जहां से आप पैरासीटामोल ले आते हो, क्या उस बंदे को ये पता है कि पैरासीटामोल का जो सिंगल मैक्सिमम डोज एक अडल्ट में दिया जाता है वो कितना है? क्या उस फार्मासिस्ट हो या कोई भी हो, क्या उसे पता है कि एक अडल्ट का जो बॉडी रेफरेंस वेट जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? क्या उसे ये पता है कि पैरासीटामोल का जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, क्या उन्हें पता है? क्या जरूरी नहीं सिर्फ फार्मासिस्ट, कोई भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, फार्मासिस्ट भी हो सकता है, नर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है, एंड कोई थर्ड पर्सन, जैसे कि आजकल के भारत में जो फार्मेसी शॉप जितने भी खुले हैं, क्या वहाँ पर जो आदमी बैठ रहा है क्या वो फार्मासिस्ट है या कोई नॉन फार्मासिस्ट वाला कैंडिडेट उस शॉप को चला रहा है? ये साधारण जनता को ये सब सोचना चाहिए। ठीक है, आपके नजर में जो महान है ना, ये इसलिए महान है क्योंकि आज तक उन्होंने जितना भी ट्रीटमेंट किया है उनसे गलती नहीं हुआ है। करेक्ट नाउ, ऐसा तो संभव नहीं है कि हमेशा ऐसा चलेगा। मेडिकल साइंस की अगर बात करेंगे, मेडिकल साइंस की अगर फितरत है ना, अच्छे अच्छे डॉक्टर इसमें पिस जाते हैं। मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी पिस जाते हैं। आपने अगर देखा होगा, हरिशन का जो बुक आता है उसको कोई डॉक्टर कंप्लीट नहीं कर पाता है। हरिशन तो छाड़ो, 4,000 पेज का आता है। हाँ? आपका जो पैथोलॉजी का जो बुक आता है, हाँ? उसे भी कंप्लीट कोई नहीं कर पाता है। ये हाल है। ठीक है, मतलब चलो, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। जो जानकार लोग हैं, अगर आप उनसे ले रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नाउ इसका प्रॉब्लम देखो क्या आता है। इसका प्रॉब्लम ये आता है बाबू, जब ऐसे लोगों से आप जब ये सब चीजें लेते हो ना, तो बहुत सारे इसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड आज इस एक सेंटेंस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि पैरासीटामोल को जो हम लेते हैं, मान लीजिए पैरासीटामोल से आपको ट्रीटमेंट हो रहा है, आपको थोड़ा बुखार आ गया या आपको थोड़ा बॉडी पेन आ गया, आपने पैरासीटामोल ले लिया, ठीक है। पैरासीटामोल का इंडिकेशन इस केस में भी होता है, ठीक है, इस केस में भी होता है, मैं कोई इसमें मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन आगे चल करके जब आप ये लेते हो तो आपको पता होना चाहिए ये कितने दिन के लिए लिया जाता है, एंड इसका मैक्सिमम डेली डोज क्या होता है, एक दिन में सर्वाधिक के कितना ले सकते हैं ये पता होना चाहिए। एंड दूसरी बात, किन किन कंडीशन में पैरासीटामोल के डोज को रिडक्शन किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। पैरासीटामोल का दो कैटेगरी आता है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन कैटेगरी में, एक बी आता है और एक सी आता है। सी आता है जब आप इंट्रावेनस यूज करोगे इन्फ्यूजन वाले में, या फिर बी जो आता है वो आपका ओरल या रेक्टल रूट में आता है, ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है। नाउ आज हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं भी दिख रहा है तो मैं इसे आपको पढ़ करके सुना देता हूं। एसिटामिनोफेन has been associated with case of acute liver failure at times resulting in liver transplant and death. Most of the cases of liver injury are associated with the use of acetaminophen at doses that exceed the maximum daily limit and often involve more than one acetaminophen containing product. अब मैं पिछले जो इतना आपके साथ जो बकबक कर रहा था उसका मीनिंग समझाता हूं। यहां पर क्या कह रहा है, एसिटामिनोफेन हैज बीन एसोसिएटेड विद द केस ऑफ एक्यूट लीवर फेल्योर। अगर आप जहां पर, देसी भाषा में समझा रहा हूं, अगर आप जिस जगह से कोई भी फार्मेसी शॉप से आप ले रहे हो ओपीडी मेडिसिन, तो इसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब तो करते नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मतलब ये आप डॉक्टर की बिना सलाह भी ले सकते हो, ठीक है, बिना सलाह से भी ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, देखो प्रॉब्लम तब आता है, प्रॉब्लम जनरली अगर बात किया जाएगा पैरासीटामोल का जो मैक्स सिंगल डोज है, ठीक है, मैक्स सिंगल डोज जो होता है वो लगभग 1 ग्राम पर डोज होता है, ठीक है, 1 ग्राम पर डोज होता है, मतलब मैक्सिमम एक ही डोज में हम इतना दे सकते हैं। एंड अगर बात करेंगे मैक्सिमम डोज की, मैक्सिमम डोज बोलो या फिर मैक्सिमम डेली डोज, वो होता है 4 ग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है। ये होता है इसकी कहानी। ना प्रॉब्लम क्या आता है कि पैरासीटामोल को देखा गया है कि ये एक्यूट लीवर फेलियर के साथ ये पैरासीटामोल जुड़ा हुआ है। पैरासीटामोल जो होता है वो आपके लीवर के ऊपर टॉक्सिसिटी इफेक्ट मतलब डालता है। जैसे जैसे आपका पैरासीटामोल का डोज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका लीवर खराब होगा, आपका लीवर खराब होगा। ये हो गया यहां तक का मीनिंग। एट टाइम्स रिजल्टिंग इन लिवर ट्रांसप्लांट एंड डेथ, मान लीजिए एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, एक्यूट मतलब कोई चीज सडन होगा इंस्टेंटली, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, एंड लीवर ट्रांसप्लांट करते करते क्या हो सकता है, आपका डेथ हो सकता है। आप देख रहे हो पैरासीटामोल आपको डेथ तक भी ले जा सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ लिवर इंजुरी
are associated with the use of acetaminophen at doses that exceed the maximum daily limit। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मैक्सिमम डेली लिमिट। नाउ ये मैक्सिमम डेली लिमिट क्या होता है? मैक्सिमम डेली लिमिट ये आपका होता है जो कि 4 ग्राम पर डे, मतलब एक दिन में पैरासीटामोल को आप 4 ग्राम से ज्यादा नहीं दे सकते हो। इसका कारण है कि ये लीवर में टॉक्सिसिटी इफेक्ट कर सकता है, लीवर को डैमेज कर सकता है, ठीक है। एंड ऑफन इन्वॉल्व मोर देन वन एसिटामिनोफेन कंटेनिंग प्रोडक्ट। ना देखो, एक बंदा गया फार्मेसी शॉप में गया, उसने क्या कहा, सर मुझे सर्दी है, जुकाम, सॉरी सर मुझे फीवर है या फिर पेन है, वो वगैरह वगैरह बोला। एंड जो बंदा वहाँ फार्मेसी शॉप में था उन्होंने क्या किया, पैरासीटामोल का 1 ग्राम दे दिया। पैरासीटामोल का डिफरेंट फॉर्मुलेशन आता है ना, ओरल फॉर्मुलेशन में आपका टैबलेट आता है, च्यूएबल टैबलेट आता है, आपका सस्पेंशन भी आता है, ठीक है, और ऐसे आईवी में इन्फ्यूजन टाइप का आता है, ठीक। एंड टैबलेट में डिफरेंट स्ट्रेंथ आता है, जैसे कि आपका 325 भी आता है, 500 भी आता है, 650 आता है, 1 ग्राम भी आता है, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रेंथ में पैरासीटामोल आपका अवेलेबल होता है। तो मान लीजिए आपने उसको एक दे दिया, और वो जो बंदा है वो तो अनएजुकेटेड है, उसे तो हेल्थ साइंस के बारे में कुछ पता नहीं ना। होगा क्या, अगर मान लीजिए, या फिर जो बंदा उसको दे रहा है, अगर उस बंदे को या उस फार्मासिस्ट को इसकी जानकारी नहीं है कि पैरासीटामोल को एक दिन में सर्वाधिक कितना दिया जाता है, तो होगा क्या, वो अगर मान लीजिए इस 4 ग्राम पर डे को क्रॉस कर देगा, ठीक है, या फिर मैक्सिमम सिंगल डोज इसको भी क्रॉस कर देगा, तो क्या होगा, लीवर के ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। क्योंकि लीवर करता क्या है, लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, ड्रग को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो लीवर कहेगा भाई तुम मुझे जरूरत से ज्यादा प्रेशर दे रहे हो, अब मैं इतना चीज कैसे करूंगा मेटाबोलाइज, अब मैं नहीं कर सकता हूं। तो लीवर के ऊपर टॉक्सिसिटी इफेक्ट आएगा, एंड धीरे धीरे क्या होगा, लीवर आपका खराब होते जाएगा, लीवर क्या होगा, खराब होते जाएगा, एंड खराब होते होते ये हाल हो सकता है कि आपका एक्यूट लीवर फेलियर तक केस आ सकता है। एंड जब एक्यूट लीवर फेलियर तक केस आ सकता है तो लीवर की ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और मान लीजिए लीवर का ट्रांसप्लांट सही से नहीं हो रहा है तो आपका डेथ भी हो सकता है, मृत्यु, पूरा जिंदाबाद। ओपीडी ड्रग का जादू है ये, मृत्यु तक ये आपको धकेल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 1 एसिटामिनोफेन कंटेनिंग प्रोडक्ट। मान लीजिए आप पैरासीटामोल ले रहे हो, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ड्रग भी आता है। मान लीजिए ये आपने सेपरेट एक पैरासीटामोल लिया है, ठीक है, आपने मान लीजिए डोलो है, डोलो 1 ग्राम आपने लिया है। अब मान लीजिए कहीं पर आप जा रहे हो तो डोलो 1 ग्राम आप ले रहे हो, तो आपने इस 1 ग्राम को मान लीजिए दिन में 4 बार इसे कंज्यूम कर दिया, 4 टाइम्स पर डे, तो कितना हो जाएगा, एक डे में ऑलरेडी 4 ग्राम हो गए। समझ में आ रहा है, 4 ग्राम हो गया। तो जैसे ही 4 ग्राम हो गया, इसके साथ मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम ऐसा कुछ है, तो उसमें भी पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है। जैसे कि आप पैरासीटामोल के साथ बहुत सारे ड्रग ऐसे कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, जैसे कि पैरासीटामोल के साथ मान लीजिए आपका लेवोसिट्राजिन या फिर फिनाइलेफ्रिन है, ऐसे आता है, ऐसे आते हैं। तो ऑलरेडी ये 4 ग्राम हो गया, एंड आपने कोई और ड्रग इसके साथ मान लीजिए ले रहे हो। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है, तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन भी आता है, क्योंकि पैरासीटामोल इन कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है।
एंड वहां पर मान लीजिए पैरास्टामोल आपका 350 mg है या फिर 500 ऐसा कुछ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ग्राम है एंड यहाँ पर मान लीजिए 350 है, तो ऑलरेडी क्या होगा 4350 mg पर डे आपने ले लिया। सिर्फ पैरास्टामोल को बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंगली पैरास्टामोल ले रहे हो, 4 टाइम्स दिन में लिया, ठीक है, तो 4 ग्राम पर डे हुआ। एंड यहाँ पर जो सर्दी जुकाम के तौर पर जो ले रहे थे, यहाँ पर पैरास्टामोल का कुछ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ होगा, मान लीजिए वो 350, तो 4 ग्राम प्लस 350 mg कितना हो जाएगा 4350। ऑलरेडी क्या है, ये पैरासीटामोल का जो मैक्सिमम डेली डोज है उसको क्रॉस कर लिया गया। अब यहीं पर खेल होता है, सीधा आपके लीवर के ऊपर अतिरिक्त डोज आ जाएगा। अच्छा, इसको तो आप एक बार नहीं ले रहे होंगे, इसको भी कम से कम 2-3 बार ले रहे होंगे, तो 2-3 बार अगर हो जाएगा तो 350 इंटू 2 कितना हो जाएगा 700 आई थिंक, 6 प्लस ये 50 100, तो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, तो 4700 mg। या फिर मान लीजिए यहाँ पर डोलो की 1 ग्राम ले रहे हो एंड इसे 3 टाइम पर डे ले रहे हो, अगर मान लीजिए 3 टाइम आपने लिया है तो कितना हो जाएगा 3 ग्राम हो जाएगा, प्लस इसको भी 2-3 बार ले रहे हो तो 700 हो जाएगा, तो 3700 mg पर डे हो जाएगा। अगेन इट इज नियरली इक्वल टू 4 ग्राम पर डे। तो देखो कितना खतरनाक सब सिनारियो आ रहा है। यहीं पर एक पढ़े लिखे इंसान की काम आते हैं जो ये बात को जानते हैं। इसीलिए आज तक क्या होता था, मैं पहले एक रिक्वेस्ट सभी फार्मासिस्ट से करना चाहता हूं, यार आप अपना सर्टिफिकेट कोई अगर फार्मेसी शॉप खोल रहा है तो उसे कभी मत दीजिए। इससे क्या होगा, फार्मेसी प्रोफेशन घट रहा है। भले ही आप 2000 ले रहे हो या फिर 5000 ले रहे हो या फिर 3000 ले रहे हो, लेकिन इन मूर्खों के हाथों पर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जुड़ा है। पहले तो देखो, अगर आप मेरी बात भी करोगे ना, मेरा बात अगर करोगे तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं है सभी ड्रग के बारे में। ये तो हमने स्पेशल एक सेंटेंस लिया है, और ये मैं कहां पर लिया हूं ये भी बता दे रहा हूं। एक ऐप आता है जिसे बोला जाता है इंडिया ड्रग इंडेक्स, इंडिया ड्रग इंडेक्स, ओके, IDI ऐसे करके एक ऐप आता है, वहां से मैंने लिया है। और ये किस प्रोफाइल के अंतर्गत आता है, आपका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग वाला प्रोफाइल के अंतर्गत आता है। तो ये वीडियो एक सर्वसाधारण को ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि जब भी आप कोई भी पेशेंट आपके पास आए तो आपकी पेशेंट की जो हिस्ट्री है, वो क्या ड्रग प्रीवियसली कंज्यूम कर रहे हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर उन्हें नहीं जानोगे तो मान लीजिए ऐसे जो कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन, इसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे फ्रीक्वेंसी में ले रहा है, तो उसके अंदर पैरास्टामोल का जो टोटल डोज होगा वो कैलकुलेट होगा। एंड ऊपर से आप स्पेशल जो पैरास्टामोल जिसमें ओनली पैरास्टामोल होता है वो डोज दिया है, तो वो डोज अगर दिया है तो वो तो कम से कम आपने 2 बार से लेकर के 4 बार बोला होगा ना, तो इसका भी कैलकुलेट होगा। एंड इसके साथ ये जो कॉम्बिनेशन का जो भी आउटपुट आएगा ये भी उसके साथ एडिशन होकर के
फाइनल जो आउटकम है होता है वो कैलकुलेट होकर के आएगा। ये दोनों खतरनाक है। ठीक है, और एक चीज बताता हूं, अब देखो कहां पर ये सब गलती हो रहा है। ये सब पता नहीं है। लोग सोचते हैं फार्मेसी शॉप एक व्यापार है। भाई व्यापार नहीं है वो। वहां पर सिर्फ पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, ऐसे गधे लोग वहां पर बैठते नहीं। आप सोचो पढ़े लिखे लोगों से काम नहीं हो रहा, बन पा रहा है, अनपढ़ क्या आपका ये काम करेगा? पढ़े लिखे लोग मतलब खुद कंफ्यूजन में है, और अनपढ़ लोग एक मेडिसिन दे रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है उसे पता नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका हेल्थ तो खराब होने वाला है। वो जो अनपढ़ लोग है वो जानता है लीवर लीवर क्या करता है, उसे पता है। आपने जाकर के पूछना जरा, इंडिया में जितने भी फार्मेसी शॉप खुला है सीधा जाकर के पूछो लीवर लीवर का काम क्या है। और जो मेडिसिन ले रहे हो उस मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पूछो। और ऊपर से पैरासिटामोल, पता है पैरासिटामोल की अगर हम बात करेंगे, इसका डोज आपने हमेशा सुना है कि इसका डोज बॉडी वेट के अनुसार लिया जाता है। आपने ऐसे सुना है ना, बॉडी वेट के हिसाब से लिया जाता है, पढ़ा है। पैरासिटामोल का डोज हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन ये थ्योरी भी रॉन्ग है। कब रॉन्ग है? ये थ्योरी भी काम नहीं करेगा। बॉडी वेट के हिसाब से भी पैरासिटामोल का डोज निर्धारित नहीं होता है। इसमें सेवरल फैक्टर इंक्लूड करता है, जैसे कि मान लीजिए पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, इसके ऊपर निर्धारित करता है। क्रोनिक या फिर एक्यूट अल्कोहलिज्म, इसके ऊपर भी निर्धारित करता है। और कई बार आपका लीवर इम्पेयरमेंट, ये सब जो फैक्टर है ये क्या करते हैं, पैरासिटामोल के डोज को डिसाइड करते हैं। दिस फैक्टर डिसाइड द डोज ऑफ अ पैरासिटामोल। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है, इसका ओवरऑल आउटकम है डोज शुड बी रिड्यूस्ड, डोज रिड्यूस करना पड़ेगा ना। फिर घूम फिर करके बात आ जाती है कि डोज रिड्यूस तो होगा लेकिन कितना रिड्यूस होगा। अब ये समझने के लिए आपको एक चीज करना है, डोज अगर रिड्यूस होगा तो कितना होगा, कितना जानने के लिए आपको तो भी कुछ करना पड़ेगा। फार्मा प्लस के आप व्यूअर हो, मैं देख रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, एंड ऐसे चीज करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड आपके लिए हम बेहतर कंटेंट बना पाते हैं। तो आज से बिल्कुल कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्ञान दे रहा हूँ, तो जरूर से यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड वो हम पढ़ेंगे जब इसकी डोज कैसे निर्धारित होती है वो हम देखेंगे। नाउ जब ऐसे क्राइटेरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ऐसे क्राइटेरिया जब आपके पास आ जाएगा, वहां पर बॉडी वेट के हिसाब से पैरासिटामोल का डोज निर्धारित नहीं किया जाता है। वहां पर एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाता है कि मान लीजिए कोई कंडीशन होगा, उस कंडीशन के तहत फिर
देना तो बॉडी वेट के हिसाब से, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं डोज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका लीवर कमजोर है। ऑलरेडी जो क्रोनिक या फिर एक्यूट अल्कोहलिज्म वाला जो बंदे होते हैं, ठीक है, ये जो अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट जो होता है, अल्कोहल का सीधा संबंध किसके साथ है? लीवर के साथ। पैरासीटामोल का सीधा संबंध किसके साथ है? लीवर के साथ है। भाई तुम लीवर को क्या ग्रेवयार्ड बनाना चाहते हो? नहीं ना, वो कितने लोगों का काम करेगा, ठीक है। तो ये सब जानकारी मैटर रखता है। इसलिए हमको यार एक बार किसी फार्मासिस्ट ने कहा था कि किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। तब मेरे से वो बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि बड़े लोगों से कौन बात करता है। आप हमेशा वो जो कहेंगे आप वो मानेंगे, ठीक है। मैंने मन ही मन बोल दिया कि सर किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। ये बात अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। दूसरा सत्य ये है कि किताब पढ़े बिना भी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। एंड ये क्या इंडिकेट कर रहा है? किताब पढ़े बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, ये इंडिकेट कर रहा है मेडिकल साइंस के जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। मेडिकल साइंस के दो एस्पेक्ट है ना। मेडिकल साइंस के कितने एस्पेक्ट हैं? अगर हम बात करेंगे मेडिकल साइंस की, दो एस्पेक्ट है। एक होता है क्लिनिकल स्किल, दूसरा होता है आपका थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज, ये क्लिनिकल स्किल क्या होता है? इसको हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं। तो जो सीनियर फार्मासिस्ट ने हमको एक बार कहा था कि किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है प्रैक्टिकल की अहमियत को, कि किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो इंडिकेट कर रहा है प्रैक्टिकल को। लेकिन हमने क्या कहा? हमने मन ही मन, उनको तो नहीं कहा, हमने मन ही मन क्या कहा? हाँ, ये बात भी सत्य है, बंदा कम से कम पढ़ा लिखा है। लेकिन दूसरा सत्य भी है कि किताब पढ़े बिना भी कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। ये भी उतना सत्य है जितना किताब पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। तो जो हमारा सेंटेंस था वो ये है कि किताब पढ़े बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है? थियोरेटिकल नॉलेज को इंडिकेट कर रहा है। एंड थियोरेटिकल नॉलेज कैसे होगा, कैसे आपका गेन होगा? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ओके, डिस्कशन, ओके, SION, ओके, ग्रुप डिस्कशन, स्टडी, रिकमेंडेड बुक, जो ऑथेंटिक बुक होता है, ठीक है, रिकमेंडेड बुक, प्रैक्टिस। सो ये सब चीजें जो होता है ना, ये इसी से डेवलप होता है। अगर आप ये सोच रहे हो मैं ये वीडियो जनसाधारण के लिए भी बना रहा हूं, मेरा सिर्फ उद्देश्य नहीं कि फार्मासिस्ट को पढ़ाऊंगा। अच्छा, एक चीज मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, जब मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं तो ऐसा नहीं सिर्फ आपका फायदा हो रहा है, फायदा मुझे भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज मैं भी नहीं जानता हूं। तो जब दूसरों को ज्ञान देता हूं तो मेरे ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है। क्योंकि ऐसा नहीं
कि मुझे भी सब पता है, मुझे भी बहुत कुछ पता नहीं है। तो इससे होता है क्या, मेरा भी नॉलेज क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है। एंड जो मैं ये चीज कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके मेडिकल साइंस पर कब्जा कर लूंगा या पेशेंट को ट्रीटमेंट कर दूंगा, आप भूल ही जाओ। ये एक जैन जी के तरफ से आपको मतलब एक एडवाइस है। ठीक है। वो जमाना चला गया कि आप प्रैक्टिकल के भरोसे मेडिकल साइंस को, आप कितना भी कुशल हो, आप कितना भी अच्छा आईएम इंजेक्शन लगाते हो, कितना भी आप सेंट्रल लाइन लगाते हो, कितने भी अच्छा स्पाइनल एनेस्थेसिया लगाते हो, कितना ही अच्छा आपने ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, वो कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि जब आप ये काम करोगे तो आप किसके संस्पर्श में आओगे, ड्रग के संस्पर्श में आओगे ना। ड्रग के संस्पर्श में जो जब आओगे तो आपका दो लोगों से पाला पड़ेगा। एक होता है ड्रग का दो एस्पेक्ट होता है, क्लिनिकल स्किल ओरिएंटेड, दूसरा होता है थियोरेटिकल नॉलेज। थियोरेटिकल नॉलेज आपने मास्टरी किस पे की, क्लिनिकल स्किल, इसमें मास्टरी की है ना। और आपका मास्टरी किस पे नहीं है, इस पे नहीं है। तो मैं गारंटी के साथ बता दूं, आप कभी ना कभी चप्पल तो खाओगे। क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में जब हम काम करते हैं, वहां पर इतना डिटेलिंग में नहीं सिखाया जाता है। कौन भाई इस तरीके से मतलब सेंटेंस लिखेगा, उसका आउटकम निकालेगा एंड ऐसे चीज बताएगा। मुझे तो नहीं लगता है कहीं पर ऐसा मतलब सिखाते हैं। इवन आपका इंस्टीट्यूशन में भी ये नहीं सिखाते। तो आपको अल्टीमेटली इसके शरण में आना पड़ेगा। और इसके शरण में जब तक आप आओगे नहीं, तब तक आप मतलब मरोगे ही मरोगे। क्योंकि एक समय आएगा, मेडिकल साइंस जब आपकी टेस्ट लेगा। मुझे बाकी फील्ड में पता नहीं कि वहां पर थियोरिटिकल का क्या वोटेज है, लेकिन मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूं, मेडिकल साइंस में थियोरिटिकल नॉलेज जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल का बाप होता है, बाप होता है। क्योंकि ऐसे चीज कहीं भी नहीं सिखाई जाती और इस तरीके से मुझे नहीं लगता है। हाँ, डॉक्टर लोग पढ़ते हैं उसमें, और सभी डॉक्टर भी नहीं पढ़ते हैं। इतना डेप्थली कौन पढ़ता है भाई। एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को पकड़ पकड़ करके, उठा उठा करके उसका मीनिंग खोदना, उसकी वर्ड पावर को जजमेंट करना, इतना डिटेलिंग मुझे नहीं लगता है। अगर कोई करता है, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन आपको इसकी शरण में आना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो सर्वसाधारण को ये चीज समझना पड़ेगा कि आप जब कोई भी फार्मेसी शॉप में जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वो बंदा का प्रोफेशन क्या है, वो कर क्या रहा है। जरूरी नहीं फार्मेसी शॉप में जो व्यक्ति बैठता है वो फार्मासिस्ट है। लोग समझते हैं कि वो फार्मासिस्ट है, लेकिन वो फार्मासिस्ट नहीं होता है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो सावधान रहे, सतर्क रहे एंड सुरक्षित रहे।
एंड अंतिम में कहूँगा कि डॉक्टर की परामर्श से आप हमेशा मेडिसिन को कंज्यूम करें, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकारी। विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए वैलिड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यू कैंट मूव फर्दर। ठीक है, आप गति भी नहीं कर सकते। अगर आप गति करेंगे तो आपके लीवर के साथ ये सब हाल हो सकता है। इसे जो बोला गया है ना, पैरासिटामोल को हम ओपीडी ड्रग ये जो कहते हैं, इसका माँ बहन हो चुका है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इसे ओपीडी ड्रग बनाया क्यों गया है, मुझे कभी कभी इसका ख्याल आता है। इसमें भी कुछ मतलब कम मतलब ये नहीं है, बहुत सीरियस ये भी है। जब आप इसकी डिटेल में पढ़ोगे, प्रेगनेंसी लैक्टेशन, भाई प्रेगनेंसी लैक्टेशन की कैटेगरी जब मैं इसकी पढ़ रहा था, अब मैं हैरान हो गया यार। प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी जब मैंने पढ़ रहा था, यही पैरासिटामोल का ओरल एंड रेक्टल रूट में ये कैटेगरी बी आ रहा था। लेकिन अगर हम इसे इन्फ्यूजन की हिसाब से अगर देंगे इसी पैरासिटामोल को, तो ये बन जाएगा कैटेगरी सी। मैंने बोला भाई गजब है। तो फिर कैटेगरी जो बी होता है वो जनरली सेफ होता है, ठीक है। एंड कैटेगरी सी जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ होता है। इसमें आपको डॉक्टर की सहायता लेना ही पड़ेगा। विदाउट डॉक्टर्स हेल्प यू कैन नॉट गो फर्दर मूव। आप जा ही नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मान लीजिए इन्फ्यूजन, तो मतलब इन्फ्यूजन थोड़ी ना ऐसे मतलब नॉर्मल सेटिंग में दिया जाता है, वो तो हॉस्पिटल में दिया जाता है। और हम जो लाते हैं वो तो ओरल में है, तो ओरल में बी तो सेफ है ना। ओरल या रेक्टल बी में तो सेफ है ना भाई? नहीं है। अगर आप ओरल रूट में लोगे तो ये क्या होगा, फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म को हिट करेगा, जिसमें क्या होगा, आपका लीवर का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपका लीवर का इन्वॉल्वमेंट होगा। एंड हमने जहां पर लीवर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ये जो पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है, ये क्या बात कर रहा है, ये तो इसी लीवर की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ओरल रेक्टल रूट में ले रहे हो एंड ये स्टिल कैटेगरी बी है, सेफ है, लेकिन फिर भी यहां पर आपके पास एक मतलब खाई है। तो जो बंदे से आप पैरासिटामोल ले रहे हो, क्या उस बंदे को इतना सारा नॉलेज पता है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे, पैरासिटामोल के डोज रिडक्शन या फिर इंक्रीमेंट में क्या योगदान रहता है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट में पैरासिटामोल का डोज किस तरह से घटता है, बढ़ता है, या जो भी चीज ओब्वियसली घटेगा। एंड लीवर इम्प्लांट इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में पैरासिटामोल कैसे मतलब उसकी डोज रिडक्शन किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा किया करो कि आप जिससे मेडिसिन ले रहे हो, जिस भी मेडिसिन शॉप से आप पैरासिटामोल को ले रहे हो, और जो बंदा आपको पैरासिटामोल दे रहा है, क्या वो एक एजुकेटेड फार्मासिस्ट है? सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर आया है तो अवश्य ये क्वेश्चन उठेगा कि मान लीजिए आप कोई भी मेडिकल शॉप से अगर पैरासिटामोल को बाय करते हो, क्या वो एक एजुकेटेड फार्मासिस्ट है? क्या वो एक एजुकेटेड फार्मासिस्ट है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
पहले तो भारत में जितने भी मेडिकल शॉप है, मैं आपको एक सच्चाई बता दे रहा हूँ, वहां पर फार्मासिस्ट का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है। फार्मासिस्ट का वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, ये सच्चाई है। फार्मासिस्ट वाले क्या करते हैं, अपना जो सर्टिफिकेट को किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं। वो बंदा क्या करता है, उस सर्टिफिकेट को लेकर के अपना एक ड्रग शॉप खोलता है और वो मेडिसिन का व्यापार करता है। और जब इसी तरीके से ड्रग शॉप खोलता है तो आपके स्वास्थ्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ होता भी है, विदाउट नॉलेज। एक चीज बताओ, विदाउट नॉलेज विथ एक्सपीरियंस, विथ एक्सपीरियंस की जब मैं बात करता हूं तो वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये समझ लेना, वरना फिर कहेगा विथ एक्सपीरियंस क्या बोल रहे हो। तो विथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है, मान लीजिए किसी बंदे ने सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सीखा है, लेकिन उसका विदाउट नॉलेज है, मतलब किताबी ज्ञान उसके पास नहीं है, ठीक है। तो ये एक एटम बम है। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा एटम बम। आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। विदाउट नॉलेज विथ एक्सपीरियंस कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और अगर इसकी वाइस वर्सा कर दो, मान लीजिए विथ नॉलेज बट नो प्रैक्टिकल स्किल, नो प्रैक्टिकल स्किल, ये भी आपका एटम बम है, ये भी कोई काम कर रही। मतलब मिलजुला करके अगर हम कहेंगे तो ये थियोरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का एक कॉम्बो है। थियोरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज का कॉम्बो है। एंड वो कॉम्बो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से, ना ना, ऊपर ऊपर से नहीं, बिल्कुल डेप्थ में। क्योंकि समंदर की गहराई में जब आप नहीं जान जाओगे तो समंदर के बारे में आपको पता नहीं, और समंदर आपको कभी भी धोखा दे सकता है। आप जो हमेशा कई कई बार कुछ महान लोग आएंगे, वो कहेंगे अनंत ज्ञान को थोड़ी ना हम पीछा कर सकते, ज्ञान अनंत होता है, वो अनंत ज्ञान क्या हम उसके पीछा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर भी बनता है, अनंत ज्ञान का हम पीछा नहीं कर सकते, लेकिन अनंत ज्ञान में कोई एक पोर्शन, क्योंकि मान लीजिए ज्ञान एक टोटली 10 भाग है, उस 10 भाग से मान लीजिए कोई एक भाग होगा, कल की आपके पीछे अगर पड़ गया तो तब क्या करोगे। ये सब सोचने वाली बात है। और दूसरी चीज बताता हूं, कैसे मेडिकल साइंस में जब कोई बंदा क्लिनिकल स्किल एक्वायर करने के लिए जाता है, जब कोई बंदा
क्लिनिकल स्किल एक्वायर करने जाता है तो जाहिर सी बात है आप एक जूनियर होंगे, और जो आपको ये सब सिखाएगा वो एक सीनियर होगा। मैं आपकी एक चीज बता देता हूँ, जब आप क्लिनिकल स्किल के लिए जाओगे, ये थ्रू आउट द इंडिया ऐसा ही होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सीनियर ये क्या होता है, इरेस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ द सीनियर क्या होते हैं, इरेस्पॉन्सिबल इन नेचर होते हैं। उनके अंदर पता है क्या कीड़ा है, जब तक आप हमको सहायता करोगे तब तक आप हम आपको ज्ञान देंगे। ऐसे सब फिलोसॉफी से मेडिकल साइंस कचरा होकर के भरा पड़ा है। कोई भी आप सीनियर फार्मासिस्ट को उठा लो, सीनियर डॉक्टर को उठा लो, हर कोई ऐसा ही है। चाहे नर्सिंग ऑफिसर उठा लो, कोई भी। और उनके अंदर सबसे जो पहला उनका रोग है, जो मोस्ट ऑफ द सीनियर है ना, इनके अंदर कुछ बीमारी भी है। इनका बीमारी क्या है, पहला बीमारी फेवरेटिज्म। ठीक है, फेवरेटिज्म। जिनको हम पसंद करते हैं उन्हें हम सिखाते हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं उनको हम नहीं सिखाते हैं। ये पहला कलंक। और सेकंड जो होता है, मान लीजिए कोई ऐसा जूनियर होता है, मान लीजिए वो पहले पहले कुछ काम सीख रहा है, मान लीजिए स्पाइनल एनेस्थेसिया सीख रहा है, मान लीजिए न्यूरोसर्जरी की ऑपरेशन सीख रहा है, या फिर कार्डियोवास्कुलर सर्जन जो होते हैं ना, मान लीजिए वो सीख रहा है। तो जब कोई सीनियर जूनियर को सिखाता है तो ऐसा तो नहीं, कुछ जो जूनियर होंगे वो जल्दी से पिकअप कर लेंगे, एंड कुछ जो होते हैं वो कर नहीं पाएंगे। होता है ना, ऐसी छोटी बड़ी गलती होती है। तो ये क्या करेंगे, उनको चांस नहीं देंगे, उनको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। मेडिकल साइंस की एक खराब आदत तो बताता हूं। जो बंदा मेडिकल साइंस की एक बहुत खराब आदत है, लेकिन उसे अच्छा किया जा सकता है। सिर्फ आपका सोच बदलने से वो अच्छा हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आप एक सीनियर हो और आप किसी जूनियर को कोई काम सिखा रहे हो, एंड वो जूनियर हमेशा गलती करता है, ठीक है, हमेशा गलती करता है। वो जल्दी कोई चीज स्किल को एक्वायर नहीं कर पाता है, कोई ना कोई कभी ना कभी प्रॉब्लम करता है ना। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना मेडिकल साइंस में, मेरी नज़र में वो एक हीरो है। मेरे नज़र में मेडिकल साइंस में जो बहुत ज़्यादा फॉल्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट करता है, मैं उसे हीरो मानता हूँ। अब ऐसा क्यों? भाई आपने सबको काम सिखाया, सबने सीख गए, ये एक बंदा क्यों नहीं सीख रहा है, या फिर ये एक बंदा क्यों नहीं सीख पा रहा है? एंड तभी आपको ये नोटिस आएगा, ये जितना फॉल्ट कर रहा है, अगर उसकी फॉल्ट में अगर आप उसे ट्रेनिंग दोगे कि कैसे उस फॉल्ट को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है, कैसे उस फॉल्ट को ओवरकम किया जा सकता है ना, कल को पता है वो आदमी अगर ये फॉल्ट को ओवरकम कर गया तो ये बेस्ट इंस्ट्रक्टर बन सकता है, बेस्ट इंस्ट्रक्टर बन सकता है। एंड मेडिकल साइंस को हमेशा जो रिक्वायरमेंट रहता है वो एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। सोचो
आपने अगर उस फॉल्ट पर अगर थोड़ा पेशेंस ले लेते तो आज ये बेस्ट इंस्ट्रक्टर बन सकता था, लेकिन आपके पास उतना धैर्य नहीं। जो बंदा नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढता है, जो पराजय में भी विजय का स्वाद चखता है, वही असली हीरो होता है। एंड वही सबसे स्मार्टेस्ट गाय इन द एंटायर फील्ड। एंड मेडिकल साइंस को पता है इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बेस्ट इंस्ट्रक्टर। मेडिकल साइंस को सीनियर जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है ये जो सीनियर होते हैं ये तुमको काम सिखाएंगे? इनका आदत भरा पड़ा है फेवरेटिज्म, रिजेक्ट कर देना, जब तक तुम हमारे साथ हम तुम्हारे साथ। इनका नेचर यही है। इनका नेचर यही है, सच्चाई ये भी है। तो और बहुत नहीं जाएंगे डेप्थ में, सिर्फ आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते बोल देता हूं कि आज का जो 77th जो रिपब्लिक डे, उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत बधाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।